हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। हम पढ़ रहे थे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड आज हम उसी चैप्टर के ही दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो है क्या राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। एंड साइटोस्केलेटन जो है ये बहुत ही कंसेप्चुअल भी है, सो ध्यान से सुनना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या होते हैं? ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमने पहले पिछले वाले लेक्चर्स में हम ये पढ़े थे कि मतलब मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी क्या क्या मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे सवाल आते हैं जो मैंने पहले ही बताया था। सो राइबोसोम जो होते हैं हमारा, वो क्या होते हैं? वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। एंड ये आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके मतलब आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ रहते हैं। सो इसमें क्या रहते हैं? आरएनए रहते हैं एंड प्रोटीन रहते हैं, जो क्या करते हैं? राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। अब वो कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे होते हैं, वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ जस्ट ये समझ लो क्या होते हैं। ये जो हमारा mRNA प्रेजेंट रहता है, mRNA मतलब क्या होते हैं? मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर मतलब क्या होते हैं? हम सबको पता है कि हम मैसेज करते हैं, मतलब हम किसी को जब मैसेज करते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे, मतलब एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंसान तक पहुंचना, इसको बोलते हैं क्या? मैसेज करना। तो मैसेंजर आरएनए का काम भी यही होता है कि मैसेज पहुंचाना। अब ये जो काम है, इसमें मदद करते हैं क्या? राइबोसोम। राइबोसोम कैसे होते हैं? राइबोसोम का दो यूनिट होते हैं जो हम देखेंगे अभी। सो ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे राइबोसोम जो है mRNA में अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस पहले था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। सो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत सारे राइबोसोम मिलके, जब mRNA पे अटैच होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, मतलब एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पॉलीराइबोसोम किसको बोलते हैं? mRNA प्रेजेंट रहते हैं, mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम मिलके क्या करते हैं? अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और इस ऐसे राइबोसोम का अटैच होने को हम बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम। सो अब हम पढ़ेंगे क्या? जो राइबोसोम है ये दो यूनिट से मिलके बना हुआ रहते हैं। जैसे देखो, ये जो पेन है, इस पेन का क्या है? दो पार्ट है, एक है कैप और एक है क्या? ऐसे पार्ट। सो सिमिलरली ऐसे ही हमारे राइबोसोम में क्या होगा? राइबोसोम का दो सब यूनिट से मिलके बना हुआ रहते हैं। अब ये जो राइबोसोम का जो सब यूनिट है, ये दोनों ऑर्गन मतलब दोनों प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है, दोनों सेल में अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं। जैसे देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? इसका जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? वो 70s होता है। एंड ये क्या करते हैं? ये दो पार्ट्स में बने हुए रहते हैं, जैसे मैंने दिखाया। ये जो राइबोसोम है, एक दो सब यूनिट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि एक होते हैं लार्ज सब यूनिट एंड एक होता है क्या? स्मॉल सब यूनिट। सो वैसे ही ये हो गया हमारा लार्ज सब यूनिट और ये हो गया स्मॉल सब यूनिट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? जो स्मॉल सब यूनिट है उसका जो नंबर है वो क्या होते हैं? 30s। एंड जो लार्ज सब यूनिट है उसका जो नंबर है वो क्या होगा? वो होगा हमारा 50s। सिमिलरली वैसे ही यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक राइबोसोम जो प्रेजेंट होगा उसका जो यूनिट है वो होते हैं क्या? 80s राइबोसोम। एंड यहाँ पे भी दो सब यूनिट मिलके बना है, एक क्या है? 60s एंड एक होता है 40s। अब अगर इसको मैथ से कैलकुलेट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 प्लस 40 क्या होते हैं? 100 होते हैं। बट ये ऐसे नहीं होता, ये स्मॉल और लार्ज साइज की बात है। जैसे मतलब इसका जो मतलब नेचर है वो 60s का होता है एंड 40s का होता है, या मतलब मैथ्स यहाँ पे नहीं चलेगा। सो ऐसे ही ये प्रेजेंट रहते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या? मतलब कितने सब यूनिट्स मिलके रहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 60s हम बार बार बोल रहे हैं कि 60s है, 40s है, ये एस क्या होते हैं? तो एस बेसिकली क्या होते हैं? स्पेदबर्ग यूनिट होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेदबर्ग यूनिट। इसको बोलते हैं क्या? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये साइज एंड डेंसिटी मेजर करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये मेजर करते हैं राइबोसोम की साइज एंड डेंसिटी। अब साइज एंड डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं वो समझ लो। जैसे कि मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, तो यहाँ पे हम पहले डालेंगे क्या? 70s डालेंगे, राइबोसोम डालेंगे एंड 80s डालेंगे।
जिसका साइज ज्यादा होगा, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और जिसका कम होगा वो क्या करेगा, वो ऊपर प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया, यहाँ पे 80s ले लिया एक और 70s लिया। सो क्या होगा यहाँ पे 80s मतलब इसका जो सब यूनिट है वो लार्ज है, और 70s क्या है होगा, कम होगा। तो वो क्या करेगा, जो 80s होगा वो जल्दी प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा। एंड यहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन सा जो है प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है, मतलब इसका डेंसिटी, इसका प्रेसिपिटेशन के हिसाब से हम मेजर करते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया क्या, पूरा राइबोसोम के बारे में। क्या क्या पढ़े हमने, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन हमने क्या पढ़ा था, इसका जो आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ रहते हैं, मतलब जो राइबोसोम में क्या रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं एंड आरएनए रहते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ये जो है राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे करते हैं, जो एमआरएनए प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया क्या, एमआरएनए प्रेजेंट होता था, और यहाँ पे क्या करते थे, राइबोसोम का जो यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट ऐसे मिलेगा, मतलब मिलते मिलते क्या बनेगा, पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा, जो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस से मदद करते हैं। और राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम दो यूनिट से मिलके बना हुआ रहते हैं, जिसमें एक होता है लार्ज सब यूनिट एंड एक होता है क्या, स्मॉल सब यूनिट। और राइबोसोम कहाँ पे दिखा जाता है, एक होगा क्या हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दो टाइप का होता है, एक होता है क्या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और एक होगा क्या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का क्या होगा, 70s होगा, एंड यूकैरियोटिक का क्या होगा, 80s राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। 70s का दो सब यूनिट था, क्या क्या था, एक 50s एक 30s, 50s वाला लार्ज सब यूनिट एंड 30s वाला स्मॉल सब यूनिट। सो ये हमने देख लिए। ए स्टैंड्स फॉर क्या होते हैं, स्वेदबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। सो ये हमने देख लिया क्या, पूरा राइबोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है हमारा क्या, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन दो वर्ड से मिलके बना हुआ रहता है, क्या, साइटो एंड स्केलेटन। अब बायो में हर चीज में क्या होते हैं, नेम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ रहते हैं। सो यहाँ पे भी क्या है, साइटो मतलब क्या होगा, सेल, एंड स्केलेटन मतलब क्या होते हैं, एक ढांचा, मतलब फ्रेमवर्क। जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ या तुम भी पढ़ रहे हो, तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसे बने हैं, ये बोन्स से मिलके बने हैं। तो बोन्स मिलके क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। सो उसी तरह सेल का भी जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क जो देते हैं वो क्या देते हैं, वो कौन देते हैं ना, साइटोस्केलेटन देते हैं। मतलब सेल का भी जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं ये उस ढांचे की वजह से, मतलब उस फ्रेमवर्क की वजह से ही वो ऐसे बनते हैं। सो यही काम होता है क्या, साइटोस्केलेटन का। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, ये एक इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, मतलब ये एक नेटवर्क होते हैं फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, जो क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये क्या करते हैं, फंक्शन भी मैंने लिखा क्या, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे काम होते हैं क्या, साइटोस्केलेटन का। सो नाम में ही मीनिंग छिपा है, साइटो मतलब क्या हो गया, सेल, एंड स्केलेटन मतलब हम सब जानते हैं क्या, जो ढांचा, मतलब जो प्रोवाइड करता है, जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, वो हो गया क्या, स्केलेटन। सो ये याद रहेगा। अब साइटोस्केलेटन क्या होते हैं। अब जो साइटोस्केलेटन है ये 3 टाइप का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि साइटोस्केलेटन 3 टाइप्स का होता है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल है। देन आता है क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट। सो जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा कि 25 नैनोमीटर का होता है। किसका होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का होता है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसका जो डायमीटर है वो उससे थोड़ा सा कम होता है, कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है क्या, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का क्या होता है, 5 to 8 नैनोमीटर। अगर इसका ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन किसका मतलब डायमीटर के हिसाब से इसको अरेंज करो, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल आएगा। नेक्स्ट आएगा क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन आएगा क्या, माइक्रोफिलामेंट। सो अब ये जो 3 स्ट्रक्चर है, ये 3 स्ट्रक्चर अब कैसे प्रेजेंट रहते हैं, ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रोफिलामेंट कैसे रहते हैं, इसका जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वही अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल था। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं, और ये मेनली यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं।
और कहाँ रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल? ये बेसल बॉडीज में रहते हैं, सिलिया फ्लैजिला के बेसल बॉडीज में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं वो हम जब सिलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर है वो तब हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, सिलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है और सेंट्रियोल में रहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स में रहते हैं। सो ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये कैसे अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो हमने पहले लिखा क्या, 13 प्रोटोफिलामेंट से ये मिलके बना हुआ रहते हैं। अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स कैसे अरेंज रहते हैं, ट्यूब्यूलिन से मिलके अरेंज होते हैं। जैसे कि लिखा मैंने 13 प्रोटोफिलामेंट एंड ईच हैज अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। मतलब इसमें क्या है, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रहते हैं जो कि ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। अब कैसे वो समझो, जैसे कि यहाँ पे एक रो मैं बना रही हूँ, ये रहा अल्फा, देन यहाँ पे बीटा, देन रहा मतलब अल्फा रहेगा, देन बीटा रहेगा। ऐसे करते करते ये एक रो बनाएंगे। अब ऐसे रो कितने बनेंगे, 13 बनेंगे। मतलब ऐसे यहाँ पे जो ये एक रो बन गया, अल्फा बीटा करके एक रो बन गया। देन नेक्स्ट और एक रो बनेगा, सेकेंड रो बनेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, अल्फा बीटा, ऐसे करके करके क्या ये 13 रो बनाएंगे। ठीक है, अब ये 13 रोज जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये 13 रोज ऐसे मतलब बाउंड होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा पेन से समझाती हूँ, मतलब कैसे होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स हम मान लेते हैं, ये एक है, एक ये है। ये जो एक है, ये एक जो प्रोटोफिलामेंट है, इसमें क्या रहेगा, इसमें जो अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर होगा वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये अल्फा, ये देन बीटा, देन अल्फा, देन बीटा, देन अल्फा, देन बीटा, ऐसे करके ये एक प्रोटोफिलामेंट हो गया। सिमिलरली ऐसे और एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, मतलब ये रह गया। ये भी कैसे होगा, ये अल्फा बीटा कैसे करते करते ये भी एक रो बनाएगा। देन नेक्स्ट और एक रो बनाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, ये 13 जो है ऐसे बनेंगे। मतलब ये एक क्या होगा, एक सीट की तरह बनेगा। मतलब अल्फा ऊपर रहेगा, क्या अल्फा देन बीटा देन अल्फा देन बीटा करके एक सीट की तरह बनाएगा। अब सीट कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये एक पेज हो गया, ठीक है, तो पेज हो गया जो, ये हमारा एक पेज हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो पेज होगा, पेज का ऊपर से क्या होगा, अल्फा बीटा देन एक ऐसे करके अल्फा बीटा, ऐसे 13 बनेंगे। देन ये क्या करेंगे, ये ऐसे फोल्ड करेंगे। अब ये जब देखो, ये जब फोल्ड हो रहे हैं, फोल्ड होके कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो बीच में क्या है, बीच में हॉलो स्ट्रक्चर है। तो ये जो हॉलो स्ट्रक्चर बनते हैं ये मेन होते हैं क्या, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। अब अगर इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको ऐसे करके दिखाते हैं, मतलब ये एक गोल बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर चीज में क्या रहेगा, अल्फा प्रेजेंट रहेगा। कि क्योंकि क्या, क्यों ऐसे हो रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे क्या था, अल्फा प्रेजेंट था, यहाँ अल्फा था, ऐसे करके ये अल्फा 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना। अब ये जब ऐसे क्लोज हो जाएंगे तो क्या करो होगा, यहाँ पे जो है सारे अल्फा प्रेजेंट रहेंगे। तो नीचे जो एक रो आएगा वहां पे क्या रहे होगा, बीटा प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे करके जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप कि तुमको ये स्ट्रक्चर समझ में आए हो। अगर नहीं आए तो भी कमेंट में जरूर बताना मुझे कि कहाँ दिक्कत हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि तुमको पूरा ये चीज समझ में आए और याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बायो तुमको रटनी ना पड़े, याद रहे। सो इसलिए मैंने ये डायग्राम ऐसे समझाया। सो ये हमने देख लिया क्या, कि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो इसका फंक्शन है। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा। देन क्या होगा, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये थोड़ा नया टर्म आ गया। देखो ये चीज हम सेल डिवीजन हम जब हम पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि मतलब एनाफेजिक मूवमेंट कैसे होता है। जैसे देखो जब सेल डिवाइड करते हैं तो 4 स्टेज होता है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये हम सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो। ऐसे मेटाफेज, जब मेटाफेज स्ट्रक्चर आते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे अलाइन रहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ क्रोमोसोम ऐसे अलाइन रहेगा। इसके बाद जब एनाफेज स्टेज होगा तो क्या करेगा, ये बीच में से ऐसे स्प्लिट करेगा। मतलब ऐसे क्रोमोसोम है तो ये क्या करेगा, ये बीच में से स्प्लिटिंग का होगा। तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे बन जाएंगे।
ऐसे बनेंगे, ये ऊपर से ऐसे बनेंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। अलग होके क्या होगा, अलग मतलब ऑपोजिट पोल की ओर जाने लगेगा। सो ये जो ऑपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं, ये किसकी वजह से जा पा रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से जा पा रहे हैं। सो ये इसको क्या करते हैं, बस ये जस्ट कंसेप्ट समझ लो क्या है। यहाँ पे क्रोमोसोम था, फिर ये स्प्लिट हो गया, फिर क्या करेगा, ये ऑपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे था, ये इधर जाएगा, इधर मतलब ऑपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं, और इसको हेल्प कौन कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। सो ये हो गया क्या, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की एनाफेजिक मूवमेंट में हेल्प करता है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। एंड नेक्स्ट आता है क्या, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उस ट्रांसपोर्ट में ये मदद करते हैं। सो हमने देख लिया क्या, पूरा माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। देन हमने क्या पढ़ा, इसका फंक्शंस के बारे में देखा। सो ये हमने पढ़ लिया क्या, माइक्रोट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट। सो माइक्रोफिलामेंट एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि माइक्रोफिलामेंट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये इनडिफिनाइट लेंथ होता है, मतलब इसका जो लेंथ होते हैं वो इनडिफिनाइट होते हैं। एंड क्या होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, मतलब कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, ये देखो, जैसे कि ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल है। अब सेल के चारों ओर ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहेगा क्या, माइक्रोफिलामेंट। सो माइक्रोफिलामेंट ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड, मतलब जो है इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जो साइटोस्केलेटन का मेन काम होते हैं। सो यहाँ पे फंक्शन क्या क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ऐसे रहेगा क्या, माइक्रोफिलामेंट। ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड सपोर्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन क्या करते हैं, ये साइक्लोसिस करते हैं। साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये एक प्रोसेस है जो होता है, मतलब क्या होते हैं, इसका प्रोसेस अब बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस ऐसे ये समझ लो कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में मदद करते हैं। मतलब क्या, साइक्लोसिस करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस भी बोलते हैं। जो क्या करते हैं, एक मतलब ये क्या होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म का मूवमेंट को ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। सो ये इसमें मदद करते हैं। देन क्या करते हैं, ये एमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब एमीबा की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। देन क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करते हैं, और फारो फॉर्मेशन करते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। अब ये एनिमल साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं, देखो ये सारी जो चीजें हैं, फारो फॉर्मेशन क्या है, एनिमल साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं, ये हम सेल डिवीजन चैप्टर वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे ये फंक्शन के लिए ऐसे समझ लो, जैसे देखो ये जो सेल है, मतलब हमारा सेल कैसे रहता है, पहले तो गोल, मतलब ऐसे जो, मान लो ये एक सेल है। अब ये सेल जब डिवाइड करते हैं तो क्या होते हैं, यहाँ मतलब बीच में क्या रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। सो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। देन क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि जब न्यूक्लियस जब डिवाइड हो गए, मतलब ये ऐसे, यहाँ पहले तो ये इसका डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देन साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हो गया। देन क्या होगा, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म का ऐसे शेप ले लेगा, और ये अंदर से ऐसे करके, मतलब ऐसा प्रेजेंट था, फिर अंदर ऐसे अंदर अंदर आते रहेंगे, मतलब ये ऐसे अंदर अंदर आते रहेंगे, फिर ये ऐसा होगा, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, देन ऐसा बनाएगा। देन करते करते क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब ये जो है ये न्यूक्लियस था, और ये जो साइटोप्लाज्म था इसके अंदर न्यूक्लियस था। तो ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। इसको ही बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। अब ये जो ऐसे जो होते हैं, ये जो प्रोसेस है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, फारो फॉर्मेशन। मतलब देखो एक फारो का फॉर्मेशन हो रहे हैं, मतलब ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं इसे, मतलब ऐसे अंदर अंदर आ रहे हैं, और ये डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ऐसे अलग हो रहे हैं। सो यही एक फारो की जैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, फारो फॉर्मेशन। एनिमल साइटोकाइनेसिस में क्या करते हैं, ये फारो फॉर्मेशन में मदद करते हैं। सो हमने देख लिया क्या, माइक्रोफिलामेंट के पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कैसे रहते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, एंड इसका फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट इज क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, इसका जो मेन प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें एसिडिक प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं कर पाते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। देन ये अनब्रांच होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट में क्या था, अनब्रांच था। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सिमिलरली ऐसे ही अनब्रांच्ड होगा। और ये क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट रहेगा,
मतलब क्या पढ़े थे हम, माइक्रो, जब पहले वाला जो हम पढ़े माइक्रोफिलामेंट जब पढ़े तो ये क्या था, ये साइटो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था, मतलब आउटर कवरिंग में प्रेजेंट था, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट रहेगा और क्या करेगा, स्कैफोल्ड फॉर्मेशन करेगा क्रोमैटिन की अराउंड। सो ये हमने देख लिया क्या, पूरा राइबोसोम के बारे में, एंड हमने पढ़ा क्या, माइक्रो मतलब साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन में हमने 3 स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिए। सो ये कंप्लीट हो गया क्या, हमारा राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। आई होप कि आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था वो समझ में आई है, और जो फंक्शन है वो समझ में आई है। अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, एंड जो भी डाउट्स है तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कहाँ दिक्कत हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। मतलब सेल के बाद तो सेल डिवीज़न में पढ़ाऊँगी, और उसके आगे कोई अगर कुछ टॉपिक्स में तुमको दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।